गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जहाँ तक अपन ने बात की थी उससे आगे चल रहे हैं। अनुच्छेद 76 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 76 भारत के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर बात कराता है। भारत का जो महान्यायवादी या महाधिवक्ता इसे कहा जाता है, ये अनुच्छेद 76 के अंदर या 76 में दिया गया है। इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है, ये आप ध्यान रखना। ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और ये पद उसी को दिया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि मर्जी है जिसको बना दो आप। इसके अंदर ये पूरी तरह से ध्यान रखने की है, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे ही ये पद दिया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इस पद पर कार्य करता है और प्रधानमंत्री बदलते ही वह त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की राय से ही वह नियुक्त होता है, इसलिए वह ज़्यादातर त्यागपत्र दे देता है। सामान्यतः इसके जो कार्य हैं उसको हम देखें तो पहली बात है कि सरकार को कानूनी मामलों में ये परामर्श देता है। वो कोई भी कानूनी मामला सरकार अटॉर्नी जनरल से राय करती है। नंबर 2, वह देश के किसी भी न्यायालय में सरकार की ओर से वकालत कर सकता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय किसी में भी वो सरकार की ओर से जा सकता है, वहाँ पर वकालत कर सकता है। और नंबर 3, यदि संसद से निमंत्रण आए तो वो सदन में जाकर बैठ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था ये प्रश्न कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होता उसके बावजूद भी वो संसद के अंदर जाके बैठ सकता है। तो वो अटॉर्नी जनरल ही है जो संसद का सदस्य नहीं होने के बाद भी संसद के अंदर जाके बैठ सकता है। वो किसी कानूनी मामले पर बोल सकता है। उसे वहाँ पर कैबिनेट मंत्री की सीट दी जाती है, परंतु बस इतना है कि वो मतदान में भाग नहीं ले सकता और न ही सदन में उससे कोई पूछताछ की जा सकती है कि ये प्रकार की स्थिति इसके अंतर्गत की गई है। इसके अलावा महान्यायवादी को अपनी निजी वकालत करने का भी अधिकार है। ये बहुत बड़ी बात है कि वह अपनी निजी वकालत भी कर सकता है, बशर्ते कि वह सरकार के विरुद्ध केस न लड़े, क्योंकि नेचुरल है कि जब सरकार का एक तरह से महान्यायवादी है, सरकार का एक तरह से वकील के रूप में अपन देखते हैं, तो वो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। बाकी वो चाहे तो स्वयं अपनी वकालत कर सकता हैगा। इसके नीचे एक सॉलिसिटर जनरल होता है और एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होता है, जो कि कानून मंत्रालय की सिफारिश पर नियुक्त होते हैंगे। कानून मंत्रालय की सिफारिश करता है उसी पर के वो नियुक्त होते हैंगे, और जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होना उनमें भी आवश्यक है। ये स्पष्ट रूप से इसके अंदर ध्यान रखें। ये दोनों जने क्या करते हैं, महान्यायवादी की मदद करते हैं, वह उसकी राय के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो ये एक तरह का एक पैटर्न है, जिस पैटर्न के अंतर्गत इस प्रकार की स्थितियां कर रखी गई हैं, जिसके अंदर इस प्रकार के आधार के ऊपर वे कार्य करने की स्थिति के अंदर होते हैं। 2 सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साथ के अंदर महाधिवक्ता को, जो मेन है अटॉर्नी जनरल को सहायता देने के लिए कार्य करते हैं। तो एक छोटा सा परिचय है आर्टिकल 76 के अंतर्गत, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ वो उपराष्ट्रपति के संबंध में करना चाह रहा हूँ। उपराष्ट्रपति बनने के लिए अगर अपन देखें, मुख्य रूप से 3 योग्यताओं का होना आवश्यक होता है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पे न हो। इस प्रकार की स्थिति उपराष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में कही जाती है। उसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से द्वारा होता है और चुनाव में सारे सांसद वोट देते हैं, यानी निर्वाचित भी और मनोनीत। मैंने आपको पहले बताया था, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति ने उनको मनोनीत नहीं किया है, राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। इसलिए यहाँ पर निर्वाचित व मनोनीत दोनों ही सांसद इसके अंदर भाग लेते हैंगे। और इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। अब यह ध्यान रखना, अगर हम देखें राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष होता है। लेकिन ये किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता हैगा, ये स्पष्ट रूप से इसमें ध्यान रखिए। इसके मुख्य रूप से जो कार्य हैं उसमें नंबर 1 है राष्ट्रपति को सहयोग देना, जैसा राष्ट्रपति मांगे। जब जब राष्ट्रपति को सहयोग मांगता है तो उसको वो सहयोग देने के लिए ये काम करता हैगा, ये स्थिति है। नंबर 2, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा एक तरह से, और ऐसी स्थिति में उसे राष्ट्रपति पद का वेतन
वेतन भत्ता मिलेगा। अगर वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उसका वेतन भत्ता इस रूप में मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। नंबर 3, राज्यसभा की वह अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का वह सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, उसका चुनाव नहीं होता है, वो तो पूरी तरह से पदेन सभापति के रूप के अंदर इसके अंदर है। इसलिए वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते ही उसे वेतन भत्ते भी राज्यसभा के सभापति के रूप में ही होते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में होते हैं। लेकिन वह कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाए तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होगा, यह स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। क्या अगर उसने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया तो उस कंडीशन के अंदर वह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप के अंदर काम नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में, यह कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रस्ताव है जो पहले राज्यसभा में पास होता है फिर लोकसभा में जाता है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा अपने स्पष्ट बहुमत से पास करेगी, अर्थात स्पष्ट बहुमत का मतलब आधे से ज़्यादा से पास होगा, और फिर इसी बहुमत से लोकसभा में इसकी पुष्टि होगी, तभी उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से इसके अंदर ध्यान रखिएगा। ये एक महत्वपूर्ण जो है चीज़ है जिसको आप इसको ध्यान में रखने की बात है। आज यहाँ तक, बाकी बात अपन कल करेंगे। थैंक यू सो मच।